नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 8 है, 8वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट तैयार की गई हैं। एक प्लेलिस्ट है CPCT के नाम से और एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से। दोनों प्लेलिस्ट में 150 से ज्यादा वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप दोनों प्लेलिस्ट को चेक करके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करंट टाइम पर एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करंट टाइम पर एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट टाइम पर मतलब अभी हमारे कंप्यूटर पर जो भी विंडो खुली हुई है, हम जिस विंडो पर काम कर रहे हैं, यदि उस विंडो को हमें बंद करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट टाइम पर ओपन विंडो या करंट टाइम पर ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए Alt+F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Alt+F4। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कोई प्रोग्राम कोई विंडो ओपन है तो वह क्लोज हो जाती है, और यदि आपके कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम या विंडो ओपन नहीं है तो इस शॉर्टकट की के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Alt+F4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होती है। यह कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होती है, मतलब एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाता है। पहले आपको यह समझना होगा कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में यूज होने वाले सभी प्रकार के कंपोनेंट्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में मल्टीपल टाइप की डिवाइस और कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। उन सभी को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे यहां पर पूछा गया है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक नेटवर्क होते हैं, वह होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को मल्टीपल नेटवर्क से मिलाकर बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी आईपी एड्रेस की वैलिड क्लास नहीं है। यह भी कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि CPCT के एग्जाम में आईपी एड्रेस से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के 2 वर्जन होते हैं। जो आईपी प्रोटोकॉल है उसके 2 वर्जन हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। और आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं।
आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी के दो वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, और आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। यहां पर हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी आईपी एड्रेस की वैलिड क्लास नहीं है, तो क्लास पी जो है वह आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है, क्योंकि आईपी एड्रेस की क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस की जो पी क्लास है वह नहीं होती है, आईपी एड्रेस की क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके दो वर्जन होते हैं, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6, इसकी 5 क्लास होती हैं जो क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। और आईपी एड्रेस होता क्या है, आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क में पहचाना जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करे, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास पी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। यह कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित जरूर होते हैं। अभी जो सीपीसीटी का जुलाई में एग्जाम हुआ है उसमें हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित पूछे गए हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जिसका बेस होता है 2, जिसमें 0 से लेकर 1 तक के डिजिट को स्टोर किया जाता है। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। और लास्ट होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज किए जाते हैं लेकिन 10 से लेकर 15 तक एबीसीडी यूज की जाती है। 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी प्रकार से 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2 और इसमें 0 से लेकर 1 तक के नंबर यूज किए जाते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8 जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16 और इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज किए जाते हैं, 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी रेंज होती है 0 से 7 तक। इसमें टोटल 8 नंबर स्टोर यूज किए जाते हैं लेकिन रेंज होती है 0 से लेकर 7 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज 0 से 7 तक होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से यह क्वेश्चन लिया गया है। एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो इनक्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए एक एल्गोरिथम होती है जिसका नाम होता है एईएस, एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो एईएस का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एईएस का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। निम्न में से कौन एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है।
कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज की जाती हैं और आउटपुट शो करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आउटपुट डिवाइस यूज की जाती हैं। लेकिन हमसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का वर्क करती है? वह डिवाइस होती है मॉडेम। मॉडेम से संबंधित आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, यदि हमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट यूज करना है तो पहले हमें इस टेलीफोन लाइन को मॉडेम से कनेक्ट करना होता है, फिर हम उस केबल को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों प्रकार की होती है, क्योंकि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। मतलब जब हम इसमें एनालॉग सिग्नल को इनपुट करते हैं तो यह आउटपुट में डिजिटल सिग्नल देती है, और जब इसमें डिजिटल सिग्नल को इनपुट किया जाता है तो यह आउटपुट में हमें एनालॉग सिग्नल देती है। इसीलिए इसे इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों प्रकार की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? रोम जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी का टाइप है जिसमें एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम स्टोर होता है। उसका क्या नाम होता है हमें यहां पर बताना है। रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब स्थायी होती है। मतलब रोम का डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है। रोम में स्टोर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। हमसे यहां पर पूछा गया है, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है, जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। और रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे कहा जाता है फर्मवेयर। फर्मवेयर रोम में स्टोर प्रोग्राम को कहा जाता है फर्मवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को ब्लैंक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में डेटा को सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो ऐसी टेक्निक होती हैं जो हमारे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं। जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो एक सेंडर ने जो भी मैसेज सेंड किया वह होता है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, और इंक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद यह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में बदल जाता है। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट टेक्स्ट, एक सीक्रेट कोड, जिसे एनकोडेड टेक्स्ट भी कहा जाता है, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। यह साइपर टेक्स्ट नेटवर्क में ट्रांसफर किया जाता है, और जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और यह रिसीवर के पास पहुंच जाता है। जब डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है तो यह साइपर टेक्स्ट वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सीपीसीटी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइपर टेक्स्ट, इन सब टॉपिक से संबंधित जरूर होते हैं। तो इस एक डायग्राम के माध्यम से हम 3-4 क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं। इंक्रिप्शन का काम होता है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना। साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है, एक एनकोडेड टेक्स्ट होता है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है।
जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के साइड पर पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और डिक्रिप्शन के द्वारा इस साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को ब्लैंक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो डिक्रिप्शन क्या करता है, साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में बदला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं और हमें दोनों बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। यह क्वेश्चन बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से संबंधित है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन के क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक बाइनरी नंबर में से हमें दूसरे बाइनरी नंबर को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना भी सीखा है। बाइनरी एडिशन मतलब दो बाइनरी नंबर को जोड़ना। बाइनरी नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें केवल 0 और 1 दो डिजिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम सभी प्रकार के कैलकुलेशन, सभी प्रकार के ऑपरेशन बाइनरी नंबर पर परफॉर्म करता है। हमें यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं और हमें पहले बाइनरी नंबर में से दूसरे बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको केवल 4 नियम याद करने हैं जो कि होते हैं। पहला नियम है 0 में से 0 को घटाने पर आंसर 0 प्राप्त होता है। जब हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। जब हम 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 0 में से 0 घटाया तो 0 और 1 में से 0 घटाया तो 1। जब हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर मिलेगा 0। यह 3 बेसिक रूल्स हैं, बेसिक नियम हैं जो कि आप मैथ में भी यूज करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन में भी हम यही रूल्स यूज करते हैं। 0 में से 0 को घटाने पर 0 प्राप्त होगा, 1 में से 0 घटाने पर 1 प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। लेकिन जो लास्ट रूल्स है यह आपको ध्यान से समझना है। जब हम 0 में से 1 घटाएंगे, 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है, जब हम 0 में से 1 घटाएंगे तो यह घटता नहीं है, यह सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें आगे वाले किसी नंबर से एक हासिल लेनी होती है, एक बोरो लेनी होती है। और जब हम बोरो लेते हैं तो यहां पर हो जाता है 0 के स्थान पर 2 और जब 2 में से 1 को घटाया जाता है तो आंसर मिलेगा हमें 1 और एक हमें बोरो भी लेनी पड़ेगी, हासिल लेनी पड़ेगी। जो लास्ट वाला नियम है उसको ध्यान से समझेंगे। जब हम 0 में से 1 को घटाते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन में तो आंसर मिलेगा 1 और एक हमें बोरो भी लेनी पड़ेगी आगे वाले किसी नंबर से। यह 4 नियम आपको याद रखने हैं। आप किसी भी बाइनरी नंबर को आसानी से घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन नियम को फॉलो करेंगे। पहला नंबर है हमारा 1 0 1 1। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 0 0 1 को। करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट। पहले हमें 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यह वाला नियम लगेगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 0। फिर हमें 1 में से 0 को घटाना है। जब हम 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। यहां पर हमें 0 में से 0 घटाना है तो 0 प्राप्त होगा। फिर हमें 1 में से 1 को घटाना है तो 0 प्राप्त होगा। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब देख सकते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना कितना आसान है। इस क्वेश्चन में हमें बोरो की आवश्यकता नहीं पड़ी, बोरो नहीं लेनी पड़ी। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हमें बोरो भी लेनी पड़ती है जो कि हम आगे वाले किसी नंबर से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाता है 1 0 0, इसमें से हमें दूसरा एक नंबर घटाना है 0 0 1। यह हमें एक क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। पहला बाइनरी नंबर है 1 0 0 और दूसरा नंबर है 0 0 1। अब यदि हम ऐसा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 में से 1 घटाना है और जब हम 0 में से 1 घटाएंगे तो यह नहीं घटेगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे वाले नंबर से बोरो लेनी पड़ेगी, लेकिन आगे वाला नंबर तो ऑलरेडी 0 है, वह बोरो नहीं दे सकता है, तो हम और आगे वाले नंबर से बोरो लेंगे। मतलब जहां पर 1 है, इस 1 से हासिल पहले यहां पर आएगी, यहां पर हासिल आएगी तो यह 1 हो जाएगा 0, और यहां जब हासिल आ जाएगी, बोरो आ जाएगी, तो यह हो जाएगा 1 0। जो दूसरे नंबर का 0 है वह क्या बन जाएगा, 1 0, और 1 0 का मतलब बाइनरी में होता है 2। 1 0 का मतलब बाइनरी में होता है 2। यह 2 में से एक 1 दे देगा आगे यहां पर लास्ट में, तो यह भी बन जाएगा 2, और जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर आ जाता है 1। और यहां पर 2 में से एक बोरो आगे चली गई थी, यहां पर 1 बचेगा, तो जब 1 में से 0 घटाएंगे तो आंसर आएगा 1, और यह तो 0 हो गया था, 0 में से 0 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं जहां पर हमें बोरो लेनी होती है। यहां पर हमने 4 में से 1 को घटाया है तो आंसर प्राप्त हुआ है 3। यह बाइनरी में लिखा है 4, यह बाइनरी में लिखा है 1, और यहां हमारा आंसर आया है बाइनरी में 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं जहां पर आपको बोरो की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना कितना आसान है। आपको केवल 4 नियम याद रखने हैं, आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0010। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में ब्लैंक फंक्शन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है। एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमें यहां पर बताना है एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए एक्सेल में एबीएस फंक्शन का यूज किया जाता है। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट। यह एक ऐसा फंक्शन होता है जो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदलता है। इस फंक्शन का नाम होता है एबीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट। यह फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट, जो कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज किया जाता है उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। तो पावर पॉइंट में या प्रेजेंटेशन में यूज होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन में यूज होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जो हम फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और एमएस एक्सेल में यूज होने वाले पेज को वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट पर मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का नाम होता है शीट 1। बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट हमें मिलती है उसका नाम होता है शीट 1। लेकिन यदि हम वर्कशीट के नाम को बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो हम रीनेम करते हैं वर्कशीट को। हमसे यहां पर पूछा गया है एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसके नाम में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं। वह होते हैं 31। एमएस एक्सेल में जब आप किसी वर्कशीट को रीनेम करते हो, उसका नाम बदलते हो, तो आप वहां पर 31 कैरेक्टर तक का नाम दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। क्लाउड मतलब इंटरनेट,
इंटरनेट की हम जो भी सर्विसेज यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड की सभी सर्विसेज को हम इंटरनेट के माध्यम से यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन डेटा को अपलोड करना, ऑनलाइन डेटा को डाउनलोड करना। ऑनलाइन जो भी सर्विस हम यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड का मतलब यहां पर नेटवर्क या इंटरनेट से होता है। मल्टीपल कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मल्टीपल कंपनी ने अपने क्लाउड के प्लेटफॉर्म बनाए हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस क्लाउड को बनाया है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है अजूर या अजूरे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अजूर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल जो कि एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस पर मल्टीपल टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करती है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें हेल्प लेनी है, हमें किसी टॉपिक से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो हम कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए F1 फंक्शन की का यूज किया जाता है। F1 मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प प्राप्त करनी है तो हम F1 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं, F1 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F1। F1 के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प को प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो कि फ्री होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री होते हैं और इनके सोर्स कोड को हम देख सकते हैं और सोर्स कोड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब इस सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कोडिंग, जो प्रोग्रामिंग की गई है उसको हम देख भी सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड तो एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी क्लोज सोर्स है, MS एक्सेस भी क्लोज्ड सोर्स है, लेकिन लाइनेक्स एक ओपन सोर्स, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में ब्लैंक फंक्शंस की होती हैं। कीबोर्ड में ब्लैंक फंक्शंस की होती हैं। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं हमें यहां पर बताना है। एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं हमें यहां पर बताना है। कीबोर्ड में मल्टीपल टाइप की होती हैं, जैसे कि फंक्शन की, नेविगेशन की, मॉडिफायर की, टॉगल की, स्पेशल की। तो हमें यहां पर बताना है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की वह की होती हैं जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जो कि कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक होती हैं। मतलब 12 होती हैं। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वह 12 होती हैं, 12 होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड में 12 फंक्शंस की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CPCT के लिए। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? W3C
W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे पूछा जा सकता है W3 का फुल फॉर्म क्या होता है, या WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? W3 या WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। W3 या WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन हमसे पूछा गया है W3C का फुल फॉर्म। W3 मतलब तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, अब C का फुल फॉर्म हमें बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड को क्रिएट करती है और मॉनिटर करती है, मतलब इंटरनेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर, 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल जो कि किसी नेटवर्क में सेंडर के डेटा को रिसीवर तक भेजने के लिए वर्क करता है। सेंडर के डेटा को सही तरीके से रिसीवर तक भेजने के लिए OSI मॉडल वर्क करता है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 4th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि CPCT के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित कई प्रश्न को समझा है। 4th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, हमसे यह पूछा गया है। आपको यहां पर 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन है? अभी तक कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं, जो कि 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। अब हर जनरेशन की आपको टेक्नोलॉजी याद करनी है कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो 1st जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। 3rd जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। 4th जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का यूज किया जाता है, और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI और AI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया था 4th जनरेशन को, जिसकी टेक्नोलॉजी होती है VLSI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। प्रॉपरली आप सभी क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय पर आप अपने नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। यदि आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।